जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संयुक्त अधिवेशन पढ़ लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धन विधेयक। तो देखिए, जो धन विधेयक है, देखिए धन विधेयक, तो देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा किस में है? वो है 110 में। लेकिन धन विधेयक का जो धन विधेयक का विशेष प्रावधान जो है, प्रावधान वो किस में है? वो अनुच्छेद 109 में है। परिभाषा किस में? 102 में। और प्रावधान किस में है? 109 में। तो हम धन विधेयक के विशेष प्रावधान को पढ़ते हैं। तो देखिए, धन विधेयक का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। अब देखिए, इसमें और क्या होता है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ पे लाया जाता है, मतलब संसद में कहाँ पे? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो धन विधेयक जो है वो कहाँ लाया जाता है? वो लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। और ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। क्या सूचना दे दी जाती है? कि हम धन विधेयक को ला रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, पहले क्या होता था कि कोई भी विधेयक हम लाए तो लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में पारित किया, उसके बाद हमको राष्ट्रपति के साइन करवाने होते थे। लेकिन धन विधेयक में आपने पहले ही राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी। तो अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? मतलब उस पर पुनर्विचार करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहले ही सूचना दे दी थी। तो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर लाया जाता है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा नहीं सकता। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है, पूर्व सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, नहीं लौटा सकता। ठीक है। और राज्यसभा भी जो है, जैसे मान लेते हैं जब ये धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा भी इसे 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। कितने दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। अगर 14 दिन से ज़्यादा रोक दिया तो ये विधेयक स्वयं पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं पारित हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोकसभा के पास जब है ही है कि मतलब लोकसभा में लाए, पास करवा दिए, तो इसे राज्यसभा के पास क्यों भेजा गया? जब 14 दिन रोकने के बाद भी ये स्वतः पारित हो जाएगा तो राज्यसभा भेजने की ज़रूरत क्यों थी? तो ज़रूरत ये थी कि मान लीजिए जो धन विधेयक लोकसभा में पास हुआ, उसे जब राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा वालों ने देखा, क्या पता उसमें कोई कमी हो या कोई सलाह देना चाहते हो और वो सलाह लोकसभा वाले को पसंद आ जाए। तो इसीलिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है कि अगर आपको कोई सलाह देनी है तो आप दे सकते हैं। लेकिन राज्यसभा जो सलाह दे रहा है उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य कभी नहीं होगा। मतलब राज्यसभा सलाह दे सकता है लेकिन लोकसभा उसे माने या ना माने वो पूरे का पूरा लोकसभा के ऊपर है। ठीक है। तो राज्यसभा इसे 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। ठीक। अब एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या इस पे संयुक्त अधिवेशन आ सकता है? तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन कब लाते थे? जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए, किसी बात पे सहमति न बने, तब क्या आता था? संयुक्त अधिवेशन आता था। लेकिन इसमें तो लोकसभा से पारित हो गया, अब राज्यसभा जब भेजा गया वो पारित करे ना करे,
लेकिन वो स्वतः ही 14 दिन के बाद पारित हो जाएगा। तो इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं, झगड़े की कोई बात ही नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं लाया जाएगा। तो क्या, तो इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है, तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। ठीक है, तो ये विशेष प्रावधान थे 109 के अंदर कि धन विधेयक पे मतलब कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 है उसमें परिभाषा क्या है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 110 में। अब परिभाषा क्या कि मतलब आप कैसे पहचानिएगा कि कोई धन विधेयक है कि नहीं है। मतलब अगर एक बात बताइए, कोई भी विधेयक गया और लोकसभा बोल दे कि ये धन विधेयक है, तो क्या वो धन विधेयक हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? तो उस विधेयक में देखा जाएगा क्या कि क्या टैक्स के बारे में चर्चा है, तो देखेंगे कि टैक्स को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है या समाप्त किया जा रहा है। तो वो उसमें जो भी विधेयक उसके पास जाएगा तो वो देखेगा क्या इसमें टैक्स की कहीं पे चर्चा है। जैसे कि ये समझिए, पहले हमारे यहाँ पे जीएसटी नहीं हुआ करता था, तो हमारे टैक्स कैसे चलते थे 12%। जैसे अभी सेल्स टैक्स था जो 12.5% लगता था, लेकिन अब जब जीएसटी आया तो कितना हो गया, 28% हो गया। कितना हो गया, 28%। पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी की जगह कोई और कर आ गया, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का नाम जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इसमें किसकी चर्चा थी, तो जैसे टैक्स को बढ़ाना या घटाना या किसी टैक्स को समाप्त कर देना। तो जब भी टैक्स की चर्चा होगी तो उसमें क्या देखेंगे, मतलब जब भी विधेयक की चर्चा होगी तो उसमें क्या देखेंगे, टैक्स के बारे में चर्चा हो रही है। अगर हो रही है तो किस में जाएगा, वो धन विधेयक में जाएगा। किस में जाएगा, धन विधेयक। चलिए, और कैसे पता लगेगा, तो और जैसे सरकार का खर्च या जो भी ऋण लिया हो, खर्च या ऋण। अब कैसे, जैसे देखिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुंबई टू अहमदाबाद के लिए एक बुलेट ट्रेन चलाई गई, ठीक है। इस पे 30,000 करोड़ का ऋण लिया गया। किसने दिया, जापान ने दिया, ठीक है। और इसमें बहुत ही कम टैक्स 0.05 के करीबन टैक्स लगाया, ठीक है। तो ये ऋण आया, तो इसकी कहीं तो चर्चा की होगी ना किसी विधेयक में, तो इसकी कहीं ना कहीं चर्चा है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष के पास ये जाएगा तो वो देखेगा कि कहीं ऋण या खर्चे की बात तो नहीं हो रही, कहीं पैसा वैसा खर्च करने के लिए निकाला तो नहीं जा रहा, कि कहीं सरकार ने कोई उधार तो नहीं लिया। अच्छा देखा, हाँ अरे इस पे तो ऋण है, तो वो किस में चला जाएगा, तो वो धन विधेयक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, धन विधेयक में। तीसरा क्या होता है, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि। अब देखिए, संचित निधि और आकस्मिक निधि में क्या अंतर है। संचित निधि जो संचित किया हो, आकस्मिक निधि जब कोई मुसीबत आ जाए तब वो खर्चा हो। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि आपके जैसे कि आपने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाने का, पार्टी करने का, ठीक है। तो आपने अगर प्लान बनाया तो जाहिर सी बात है आपने ये भी सोचा होगा कि खर्चा मुझे करना होगा। तो आपका एक बजट था कि चल 2,000 रुपये खर्चा करेंगे। आप वो 2,000 रुपये लेके गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या देखा कि बिल आ गया 3,000 रुपये का। कितने का बिल आ गया, 3,000। तो आपकी संचित निधि कितनी थी, 2,000 रुपये थी, लेकिन बिल कितना आया, 3,000। तो इस मौके पे लड़के बहुत चालू होते हैं। वो क्या करते हैं, एक अपनी आकस्मिक निधि रखते हैं। वो कहाँ रखते हैं, आपने सबने किया भी होगा और स्टूडेंट लाइफ में लगभग सब करते हैं। तो पर्स का एक कोना होता है, वहाँ पे कुछ पैसे छुपा के रखते हैं। तो किस लिए, कि जब भी कभी आकस्मिक कुछ आ जाए तो उस निधि को निकाला जाए। तो जहाँ आपका 2,000 का बिल आ रहा था वहाँ पे 3,000 आया, तो अब आपने क्या प्रयोग किया, आकस्मिक निधि का प्रयोग किया। तो वहाँ से आपने 1,000 रुपये निकाला अपनी आकस्मिक निधि से और वो पे कर दिया। तो लड़कों में होता है, लड़कियां भी बचत करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां भी बचत करती हैं। तो संचित निधि वो है जो भी
मतलब जैसे कि किसी जो आप इनकम टैक्स भरते हैं, कोई भी टैक्स भरते हैं तो किस में जाता है, संचित निधि में जाता है। लेकिन आप किसी भी आकस्मिक कार्य के लिए निकालते हैं तो वो क्या होती है, आकस्मिक निधि होती है। जैसे आपका पर्स का पैसा कि आपने किसी एक कोने में छुपा के रखा था तो वो कैसी निधि थी, आकस्मिक निधि। लेकिन आपके खर्च करने के लिए कहाँ की निधि थी, जो आपकी संचित की हुई निधि थी। संचित तो वो भी थी, लेकिन संचित को ही आपने क्या कर दिया, उसमें से निकाल के क्या कर दिया, आकस्मिक बना लिया कि मुझे जब कोई इमरजेंसी आएगी तब मैं वो पैसा निकालूंगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होती है। तो ये इससे पता चलता है कि कहीं पे पैसा निकाला तो नहीं जा रहा है, कहीं इमरजेंसी में काम तो नहीं आ रहा है। तो विधेयक में अगर वो चीज़ लिखा हुआ है तो वो समझ जाएगा क्या है, कि वो धन विधेयक है। क्या है, धन विधेयक। तो धन विधेयक में टैक्स का घटाव बढ़ाव होगा, ये समाप्त होगा, या सरकार के खर्च या ऋण के बारे में दिखाया जाएगा, या संचित निधि से कितना पैसा निकाला गया, या आकस्मिक निधि कितना डाला गया, या आकस्मिक निधि से कितना पैसा निकाला गया। तो इससे पता चल जाता है कि क्या है, कि धन विधेयक है या नहीं है। लेकिन देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं, अब नहीं कौन कौन से हैं, जैसे कि जुर्माना, और दूसरा क्या है, लाइसेंस, और तीसरा क्या है, स्थानीय टैक्स। अब देखिए जुर्माना कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, और जैसे कि दीवार पर लिखा हुआ है किसी सार्वजनिक स्थान पर कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन आपने थूक दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, जुर्माना लग गया, आपका 500 रुपये जुर्माना लग गया। जैसे अभी लेटेस्ट ले लीजिए कि अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो आप पे 2000 रुपये, 500 या 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो वो जुर्माना जाता कहाँ है, वो एक्चुअल में वो जुर्माना जाता तो संचित निधि में है, लेकिन उसको धन विधेयक नहीं कहेंगे। तो जो भी जुर्माना होगा, जो भी सरकार आप पे जुर्माना करती है, जो भी आपसे जुर्माना लेती है, वो किसमें, धन विधेयक में नहीं जाता है। वो किसमें नहीं जाता है, धन विधेयक में नहीं जाता है। और लाइसेंस, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, तो लाइसेंस के लिए आप सरकार को पैसा देते हैं ना बनाने के लिए, तो वो जो पैसा आ रहा है वो भी जाता है संचित निधि में, लेकिन वो क्या होगा, धन विधेयक नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, धन विधेयक नहीं होगा। इसी तरह स्थानीय टैक्स, तो क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे गांव में मेला लगता है, पहले गाँव में खूब मेले लगते थे, अब भी लगते हैं। तो जो मेला लगता है, तो जिस मैदान पर लग रहा है तो उसे लगाने के लिए क्या दिया जाता है, सरकार को टैक्स दिया जाता है कि हम झूला वूला लगा रहे हैं या ये चीज़ें लगा रहे हैं, तो सरकार को टैक्स जाता है। तो वो भी तो पैसा आ रहा है ना कहीं से, और कहीं ना कहीं तो वो रखाएगा ही। तो वो जो टैक्स का पैसा है उसको भी हम किसमें, मतलब संचित निधि में तो रखते हैं, पर उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। तो ये है तो पैसे से रिलेटेड, लेकिन ये क्या है, धन विधेयक नहीं है। ये क्या है, धन विधेयक नहीं है। लेकिन टैक्स, सरकार का खर्च, ऋण या संचित निधि, ये कैसे है, ये धन विधेयक है। ठीक है, चलिए तो अब आगे समझते हैं वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक, अब वित्त विधेयक क्या है, तो वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 117 में। अब इसका प्रयोग क्या है, वित्त विधेयक होता क्या है, तो देखिए वित्त विधेयक जो है, देखिए वित्त विधेयक की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक होता क्या है, जो भी कोई भी विकासात्मक कार्य में जो पैसा लगेगा, जो भी विकास के कार्य में जो पैसा लगता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक। जैसे देखिए आप ऐसे समझिए, धन विधेयक में क्या था कि पैसा आप ला रहे थे, पैसा क्या कर रहे थे, ला रहे थे। लेकिन वित्त विधेयक में आप कितना खर्च करेंगे इसके बारे में चर्चा। जैसे कि मान लीजिए एक सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, वित्त विधेयक से आएगा, धन विधेयक से आएगा। लेकिन आपको इसको खर्च करना है ना, तो कौन बताएगा कि खर्च करना है, तो जी 500 करोड़ का खर्चा आएगा सड़क बनाने में, तो वो कौन बताएगा, तो वित्त विधेयक। तो पैसा को लाना धन विधेयक का काम, और पैसा को खर्च करना किसका काम, वित्त विधेयक का काम। पैसा लाना धन विधेयक, और पैसा खर्च करना वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में आ सकता है, लेकिन धन विधेयक वो किस में आता है, केवल लोकसभा में आता है। धन विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
क्या कहते हैं, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है, धन विधेयक में, ठीक है, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि उसमें राज्यसभा का कोई लेना ही देना नहीं था। जब विवाद होता तभी तो संयुक्त अधिवेशन आता। लेकिन वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन आ सकता है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का काम है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, तो दोनों में से अगर विवाद हो गया तो संयुक्त अधिवेशन आएगा। देखिए, तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, विकासात्मक व्यय, विकासात्मक व्यय के लिए क्या लाया जाता है, वित्त विधेयक। देखिए, ये तो धन विधेयक और वित्त विधेयक मैंने अभी आपको अंतर बताया, लेकिन अगर वित्त विधेयक को आप थोड़ा सा और खुल के बोलेंगे तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भागों में? तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे मान लीजिए, अनुच्छेद 117 का 1 और ये अनुच्छेद 117 का 2, ठीक है। तो देखिए, ये राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देके, और कैटेगरी बी में जो है ये भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके लाया जाता है। मतलब कैटेगरी अनुच्छेद 117 का ही 1 और 2 ये राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके ये भी लाया जाता है। कैटेगरी बी में भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके ये भी लाया जाता है। और धन विधेयक में भी आप देख रहे थे कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर ही वो मतलब धन विधेयक लाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो कैटेगरी 1 जो है ये केवल लोकसभा में आएगा। क्या आएगा? केवल लोकसभा में आएगा। और क्या कहते हैं, और ये जो है ये किसी भी सभा में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए। तो आपको ये दोनों तो लग रहा होगा कि सर ये धन विधेयक की तरह ही है, तो फिर ये अलग क्या है? तो देखिए, इसमें अलग क्या है, ये जो है ये तो केवल लोकसभा में आ सकता है, लेकिन इसे जो राज्यसभा है वह अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। लेकिन उसमें क्या था धन विधेयक में कि राज्यसभा तो अस्वीकार करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन वित्त विधेयक का 117 का 1 कैटेगरी ए में राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। बाकी ऊपर के दो तो मतलब बिल्कुल धन विधेयक की तरह ही लग रहे थे। इसमें अलग क्या हो गया कि राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। और ये कैटेगरी बी में भी क्या है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। और संयुक्त अधिवेशन क्या हो सकता है? आ सकता है। और इसमें कैटेगरी बी में तो इसमें भी आपका संयुक्त, एक मिनट देखिए 4th पॉइंट, इसमें भी संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या हो सकता है? आ सकता है। तो आपको आज क्या समझ में आ गया होगा कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे। तो इस सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखिए पैसा लाने के लिए विनियोग विधेयक का भी प्रयोग किया जाता है, उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। उसमें बजट की भी चर्चा करेंगे कि बजट क्या होता है। तो आज का सेशन अब यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए अलविदा कहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।